हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2 का छूटा हुआ टॉपिक था भूसन्नति या जियो सिंक्लिन। तो इस पे हमने एक वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोगों को आर्थर होम्स की संकल्पना पढ़नी थी आज। अन्य विद्वानों के विपरीत होम्स ने भी भूसन्नति के विभिन्न प्रकारों तथा उनकी उत्पत्ति के कारण बताए हैं। होम्स के अनुसार निम्न रूपों में भूसन्नतियों का आविर्भाव यानी उनका निर्माण और विकास होता है। अब इन्होंने बताया कि भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है। मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा, रूपांतरण द्वारा, संपीड़न द्वारा, सियाल परत के पतला होने से। भूसन्नति का व्यापक रूप, भूसन्नति मैंने आपको बताया था ऐसे झुका हुआ, धंसा हुआ जलीय भाग होता है जिसमें मलबा इकट्ठा रहता है, तो इसी को भूसन्नति बोलते हैं। अनेक विद्वानों ने भूसन्नति शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया है तथा उनकी विभिन्न विशेषताओं एवं स्थितियों की व्याख्या की है। डस्टर महोदय ने भूसन्नतियों के विभिन्न प्रकारों के निर्धारण में नए नए आधार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विभिन्न पर्वत श्रेणियों की रचना के आधार पर भूसन्नतियों को 3 भागों में बांटा है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति यानी महाद्वीप के बीच में जो है, जैसे यूराल पर्वत जो बना है वो अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति के कारण बना है। एक होता है परिमहाद्वीपीय भूसन्नति, जैसे अपलेशियन पर्वत जो बना है वो इसका उदाहरण है। एक परिसागरीय भूसन्नति। भूसन्नति की अवस्थाएं तो 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे भूसन्नति अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था और विकास की अवस्था। अब ये देखते हैं हम लोग भूसन्नति की अवस्था। यहाँ पे देखिए, ये भूसन्नति की अवस्था है। चित्र को जितना देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। भूसन्नति तथा पर्वत निर्माण की यह प्रारंभिक अवस्था है। यानी भूसन्नति की अवस्था क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था है। सर्वप्रथम भूसन्नति का निर्माण होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार धरातल पर तनाव के कारण धरातलीय चट्टानों का प्रसार होता है और सियाल पर्वत पतली होने लगती है तथा लंबाई में बढ़ती रहती है। इस प्रकार पतली परत नीचे की तरफ झुक जाती है। मतलब इन्होंने कहा कि जो सियाल परत है मोटी होती है पहले, लेकिन वो धीरे धीरे घिसती रहती है, पतली होती रहती है। जब कोई चीज़ पतली होती है तो वो कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होकर फिर वो ऐसे झुक जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सियाल परत पतली होने लगती है तथा लंबाई बढ़ने लगती है और इस प्रकार पतली परत नीचे की तरफ झुक जाती है तथा भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति के निर्माण के बाद समीपवर्ती उच्च स्थलीय भागों से नदियाँ अपरदित तथा अपक्षयित पदार्थों को इसमें लाकर भरना प्रारंभ कर देती हैं। यानी कि जब तलछटी का निर्माण हो गया ऐसे, तो जो आसपास के स्थल होते हैं वहाँ नदियाँ बहती हैं। वे नदियाँ बहकर इसमें आने लगती हैं और अपने साथ जो माल लाती हैं, मलबा लाती हैं, वो सब इसी में भरने लगती हैं। कूड़ा कचड़ा, मिट्टी, ईंट, पत्थर, कंकर, बालू जो भी अपने साथ लाती हैं सब इसमें डालती रहती हैं। तलछट के निक्षेप के कारण उसकी तली में धंसाव होने लगता है। जब मलबा आने लगा तो और धंसता चला जाता है। निक्षेपण तथा धंसाव का कार्य लंबे युग तक चलता रहता है। इस कारण तलछट की गहराई बढ़ती रहती है। इस प्रकार भूसन्नति की प्रथम अवस्था के प्रमुख लक्षण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक अवस्था है कि भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है। तो ये विद्वानों ने बताया कि कुछ जो धरातलीय चट्टानें होती हैं, परतें होती हैं, जैसे सियाल परत, तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं, घिसती रहती हैं, पतली होती रहती हैं और उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। लंबाई बढ़ने का मतलब यह है कि वो पतली होती जाएंगी, खिंचती चली जाएंगी। जब पतली हो जाएंगी तो कमज़ोर हो जाएंगी, फिर वो धंसने लगेंगी। धीरे धीरे धंसने लगेंगी तो आसपास की नदियाँ जो हैं वो उनको ढलान मिल जाएगा, तो वो अपना पानी इसी में गिराएंगी। पानी के साथ साथ अपना मलबा भी गिराती चली जाएंगी। अब पर्वत निर्माण की स्थिति कैसे होती है, ये यहाँ पे देखिए। भूसन्नति की तलछट निक्षेप की सीमा होती है जिसके आगे और अधिक निक्षेप नहीं हो सकता। एक ऐसा समय आता है कि समस्त भूसन्नति तलछट से भर जाती है तथा क्षैतिज दबाव की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। अब देखिए, अब ये भूसन्नति है मान लीजिए ऐसे, तो इसमें मलबा भरता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरा पट जाता है, मलबा भर गया। अब मलबा भर गया तो अब क्या होगा? अब इसमें जो मलबा भर गया तो ये सिकुड़ना शुरू होंगी, क्योंकि मलबा भरा हुआ है तो धंसाव होगा। पहले ऐसे फैला हुआ था, मलबा भर गया तो ऐसे धंसेगा तो किनारे से फोर्स लगेगा, इधर से भी इधर से भी। तो जो मलबा भरा हुआ है उसमें क्या होगा? उसमें मोड़ आ जाएगा ऐसे ऐसे।
तो पर्वत का निर्माण हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक बार। भू हलचल होने के कारण भूसन्नति के पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब किनारे, किनारे भाग, या मैंने ऐसे दिखाया नहीं था, किनारे भाग पर क्षैतिज दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव के कारण भूसन्नति के तलछट में वलन पड़ने लगता है। वलन का मतलब मोड़, यानी जो तलछट है, ठीक है, जहाँ पे निक्षेप जमा हुए हैं, तथा समांतर मोड़दार पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है और उनके बीच का भाग अप्रभावित रहता है, जिसे मध्य पिंड कहा जाता है। अब ये देखिए, बीच वाला भाग जो है ये नहीं मुड़ता है, ये वाला भाग ये नहीं मुड़ता है, इसको मध्य पिंड कहते हैं, जबकि किनारे वाला भाग मुड़ जाता है। जब ऐसे नीचे की तरफ झुकाव होगा तो इधर से भी बल लगेगा, इधर से भी बल लगेगा, ठीक है। फिर है तीसरा जो है विकास की अवस्था। पर्वत बन गया, निर्माण हो गया, विकास कैसे होता है? पर्वत निर्माण घटना की एक लंबी घटना है। पर्वत निर्माण की घटना एक लंबी घटना है जिसमें धीरे धीरे पर्वतों का उत्थान होता रहता है। अब पर्वत बन गया है तो धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव किनारों से पड़ेगा ऐसे और धंसता चला जाएगा, वैसे पर्वत ऊंचे होते चले जाएंगे। जैसे हिमालय लगातार बढ़ रहा है उसकी ऊंचाई, हिमालय के ऊपर उठने के प्रमाण मिलते हैं, आप जानते हैं। पर्वतों के निर्माण के साथ ही साथ उस पर अनाच्छादन की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। अनाच्छादन मतलब इसका घिसाव होने लगता है, पर्वतों का घिसाव भी होता रहता है। फलस्वरूप अपर्दन के कारण पर्वतों का भाग कटता रहता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा इसका घिसाव भी शुरू हो जाएगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा। इस पे जो हिम नदी पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती हैं, जब वो बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ कटाव भी करती हैं, तो कटाव होता रहता है तथा उनकी ऊंचाई घटती भी रहती है। कभी कभी ऊंचाई में कमी के कारण, अन्यत्र भार में अधिकता के कारण पर्वतीय संतुलन की स्थापना के लिए पर्वत का भाग ऊपर उठने लगता है। इस अवस्था को भूसन्नति तथा पर्वत के विकास की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार भूसन्नति के विषय में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है, क्योंकि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। तो ये भूसन्नति क्या है, 2 वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया। अब जो यूनिट 2 था, यूनिट 2 था, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 टॉपिक उसमें छूटा था, एक भूसन्नति, एक भूसंतुलन, तो दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब हम लोग 5वीं यूनिट पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, जैसे वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। उसी के आगे हम लोग थोड़ा वायुदाब, पवनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी हवाएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।